मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12th क्लास का जो हिंदी साहित्य है उसमें प्रेमचंद की जो कहानी है गुल्ली डंडा, उसका भाग 3 पढ़ेंगे और भाग 2 तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 में हम कहानी को आगे बढ़ेंगे। ये जो शीर्षक दिया है लेखक ने गुल्ली डंडा, ये देखते ही आपको भी गुल्ली डंडा की याद आ गई और खेलना चाहते हैं, लेकिन पहले पढ़ लो कहानी को। यानी कि इनका मूल नाम धनपत राय था ही और ये जो है इनके उपन्यास सामाजिक स्थिति को व्यक्त करते हैं। मध्यम वर्ग की जो सामाजिक स्थिति है उसको इन उपन्यासों के माध्यम से इन्होंने उजागर किया है। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया है। शरद चंद्र जो बंगाली साहित्यकार है उनके द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई है और इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के वो 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं और यहाँ पर हम कहानी पढ़ रहे थे गुल्ली डंडा और हम पढ़ भी चुके थे कि जो नायक कथा नायक होता है या लेखक होता है वो किस प्रकार से गुल्ली डंडा खेल जो है इसे भारतीय खेल बताता है। जो विलायती खेल होते हैं, जो विदेशी खेल होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट है तो वो महंगे होते हैं। उसके लिए जो सामान या जो वस्तुएं होती है ऐसे खेलों के लिए वो महंगे आते हैं और जो धनवान होते हैं उन्हीं का खेल है। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए सस्ते से खेल है गुल्ली डंडा, जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है और इसमें पेड़ की एक टहनी काट करके डंडा और गुल्ली जो है बनाए जा सकते हैं। इसलिए सब खेलों का राजा गुल्ली डंडा को बताया है, क्योंकि इसे कोई भी खेल सकता है, सस्ता होता है और ये हमारा भारतीय खेल है। यहाँ पर इसमें जो कथा नायक यानी लेखक के जो बचपन की यादें हैं उसे इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है कि जो कथा नायक होता है वो भी बचपन में गुल्ली डंडा का खेल खेला करता था अपने बाल सखा जो है गया के साथ। किस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के और वो खेल खेलते थे, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के दोनों खेल खेलते थे। लेकिन इस कहानी में ये बताया गया है कि जो गया है वो एक मजदूर साइंस यानी एक्साइज है, यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला है और 20 साल बाद लेखक जो है कथा नायक जो है इंजीनियर बन जाता है और उसी गांव में जब कथा नायक वापस आता है तो गया को बुलवाता है और यहाँ पर खेल खेलने के लिए आग्रह करता है गया से। लेकिन पद और प्रतिष्ठा संबंधों को कैसे कमजोर बना देती है, इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यानी गया और जो है कथा नायक दोनों खेल खेलते हैं, कैसे एक दूसरे की बाजी लेते हैं, पदाते हैं और लेखक जो है वहाँ से भाग जाना चाहता है, लेकिन गया है अपनी बात पर अड़ियल टट्टू की तरह अड़ जाता है। दोनों खेलते हैं, न उन्हें खाने की सुध होती है न नहाने की सुध होती है, खेल में इतने व्यस्त हैं। एक दिन कथा नायक ने जो है गया को अमरूद खिलाया था तो उसके लिए भी कहता है बाल मन है कि मैंने यार तुझे कल अमरूद खिलाया था और तू आज मुझे ही बता रहा है। तो यहाँ पर ऐसी बातें बच्चों में होती ही है। आगे बढ़ते हैं हम कहानी को, इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं। यहाँ से यानी गया और कथा नायक दोनों खेल खेलते रहते हैं, लेकिन जब कथा नायक हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहता है तो गाली गलौज भी होती है और जो है लेखक को चाटा भी जड़ दिया जाता है। लेकिन जो सबसे
क्योंकि आंसू आ जाने पर सामने वाला कमजोर पड़ जाता है और उसे भागने का जो है मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। यहाँ पर फिर जो कथानायक है वो सोचता है कि मैं तो एक थानेदार का लड़का हूँ, ये एक मामूली सा है और इस मामूली से लड़के के हाथों में पिट गया। तो यहाँ पर लेखक जो है अपने आप को अपमानित महसूस करता है और किसी से इसकी कोई शिकायत नहीं करता है। यहाँ तक हमने कहानी पढ़ ली थी, आगे पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया, यानी जो लेखक के पिताजी थानेदार थे उनका वहाँ से तबादला दूसरी जगह हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में लेखक जो है फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समाना अत्यधिक प्रसन्न होना कि उसे अपने साथियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीजें सस्ती थी। मूल्य की स्त्रियों से लगाव सा हो गया था, लेकिन हमारी खुशी के लेखक जो है फूला नहीं समा रहा था, अर्थात नई जगह, नए स्थान देखने की जो प्रसन्नता थी, इसके कारण लेखक फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समाना मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। लड़कों से जीत उड़ा रहा था, वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे डिंग हाँक रहा था और कि वहाँ पर ऐसे घर नहीं होते जहाँ हम जाएंगे, ऐसे ऊंचे घर की आसमान से बातें करते हैं, वहाँ पर ऐसे ऊंची बिल्डिंगें होंगी। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाती है, सजा हो जाती है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और आश्चर्यचकित कर देने वाली मुद्रा बता रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। अर्थात बच्चे जो है सच को यानी झूठ को सच में बदल देते हैं और बड़े सच को भी झूठ में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही जो बचपना था उसमें कथानायक लेखक जो होता है वो झूठ को सच में बदल रहा था कि जहाँ पर मैं नए स्थान पर जाऊँगा वहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, बिल्डिंगें होंगी और वहाँ की अंग्रेजी स्कूल है, उसमें कोई भी मास्टर टीचर जो है बच्चों को पीट नहीं सकता, नहीं तो उसे जेल हो जाएगी, ऐसे डींगे हाँक रहा था। कौन? कथानायक यानी कि लेखक। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें उन्हें आश्चर्यचकित कर रही थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत ऊंचा गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को यानी झूठ को सत्य बना लेने की शक्ति होती है। बच्चे बात को इस तरीके से कहते हैं कि झूठी बात भी सत्य लगने लगती है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, जो सही बात होती है उसे भी झूठी बना लेते हैं। क्या समझेंगे? उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा यानी होड़ रही होगी। मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। यानी ऐसे डिंगे हाँकता हुआ लेखक जो है, कथानायक जो है वहां से चला जाता है। यानी दूसरी जगह जब उसके पिताजी का स्थानांतरण होता है तो वहां से ट्रांसफर होने पर वहां से चला जाता है, अपने दोस्तों से डिंगे हाँकता है और जो झूठी बात है उन्हें भी सच में बदल देता है। ऐसे कहते हुए वो वहां से चला जाता है और उसके साथ कहते हैं कि भाई तुझे जहाँ जाना है जा, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना है और इसी में मरना है। 20 साल हो चुके, 20 साल पुरानी बात है, 20 साल निकल गए हैं और लेखक कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग पास की और फिर जिस गांव में उसका बचपन गुजरा था, पला बड़ा था, उसी में लेखक वापस चला जाता है, उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में रुक गया। उस स्थान को
पति की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को जहाँ पर लेखक खेला करता था वहाँ उन्हें देखना चाहता था, उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहा था। पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित भी नहीं था। वहाँ खंडहर थे, वहाँ पक्के मकान खड़े थे, यानी जहाँ लेखक खेला करता था वहाँ अब खंडहर नहीं था, वहाँ पक्के मकान थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई, यानी स्थान की मानो बदल गया था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान होता तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ वहाँ खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर यानी व्याकुल हो रही थी। अब लेखक जो है उसी गांव में पहुंच जाता है जहाँ लेखक का बचपन बीता था और वहाँ की यादें स्मृतियाँ ताजा करना चाहता है। वहाँ के जो क्रीड़ा स्थल है जहाँ जहाँ लेखक खेला करता था वहाँ उन्हें देखने के लिए अधीर है, व्याकुल है। और जो है लेखक को लगता है वो पुराण के यहाँ सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों से गले मिलना चाहता है। जैसा जी होता है ऐसा मन होता है कि धरती से लिपट करके रोऊं और कहूँ तुम मुझे भूल गई, मैं तो अभी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा यानी एक दिन खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। यानी कथानायक कहता है कि अचानक ही वहाँ पर मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा और क्षण भर के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाट में रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर समय हुए स्वर में कहा, यानी धीरे से कहा, कौन गया? गया चर्मकार? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और क्षण भर में ही एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। यहाँ पर 5 हाथ का काला देव कौन? लेखक का बचपन का मित्र गया। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था, उसे दौड़कर गले मिलना चाहता था और मन करता था कि उसके गले से लिपट जाऊं, पर कुछ सोच करके रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में रहे। बहुत मजे में, तुम अपनी सुनाओ, अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइज। यहाँ पर जो लेखक का मित्र है गया, वो डिप्टी साहब का साइज होता है मजदूर, घोड़े की देखभाल करने वाला जो होता है उसे साइज कहा जाता है। तो जो गया था वो भी डिप्टी साहब के यहाँ पर साइज था, यानी उनके घोड़ों की देखभाल किया करता था। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? ये लेखक के बचपन के मित्र है। कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए, यानी डाक विभाग में। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार को पहले ही बड़े जमीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम हम देंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। यानी यहाँ पर जब लेखक
लेकिन मुझे भी कुछ झेप न थी, यानी शर्म थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर एकांत में जाकर खेले। कि गया और उसका दोस्त लेखक जो है, दोनों एकांत में जाकर खेल खेले। वहाँ कौन देखने वाला होगा, मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर, खूब आनंद ले लेकर खाएंगे। अर्थात उस खेल में, गुल्ली डंडे के खेल में बहुत आनंद लेंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चल पड़े। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मग्न था। कौन? गया। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना, गया झेलता हुआ यानी शर्मा करके बोला, मैं आपको याद करता हूँ। मैं किस लायक हूँ, या मैं इस लायक हूँ बाद में आपके साथ कुछ दिन खेलना पता था। नहीं, मेरी क्या गिनती? मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना? यानी बचपन में जब लेखक और गया, उसका बचपन का साथी, दोनों जब खेल खेल रहे थे तो गया ने जो लेखक है उस पर डंडा फंसा दिया था, जड़ दिया था। तो यहाँ पर जो लेखक है 20 साल बाद उसी गांव में वापस आता है और गया को बुलवाता है। गया को बुलवा करके और दोनों ही कहीं सुनसान स्थान पर जाकर के वापस गुल्ली डंडा खेल खेलना चाहते हैं, वही आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो गया से यानी अपने मित्र से कहता है कि क्या तुम्हें याद है बचपन में तुमने कैसे मुझे डंडा जमा दिया था? याद है? यानी लेखक अपने मित्र से गया से पूछता है। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, वो तो बचपन था, उसकी याद मत दिलाओ, उसकी याद नहीं दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली, सबसे मधुर याद है। क्वेश्चन बन रहा है, लेखक ने अपने जीवन की सबसे रसीली याद किसे कहा है? यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर लेखक और गया जब दोनों मिलते हैं, दोनों में आपस में बातचीत होती है, तो जो लेखक है उसने बचपन में गया के द्वारा अपने ऊपर जो डंडा जमाया था उसे यहाँ पर रसीला बताया है।